हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम स्पेशल में। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा एडिटोरियल जो वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। और इससे पहले जो हमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 करा चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आप सभी को मिलती रहे सबसे पहले। और आप लोग जो ये सेट है, हम जो सेट ये लगवा रहे हैं, ये लोग आपको यहाँ पर कमेंट में आपका स्कोर जो आएगा वो कमेंट करना होगा और आप लोग इसको सेट को लाकर पूरा बताइएगा ताकि आपके लिए कितना स्कोर रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखते हैं बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस जो है बल पर समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। ये जो है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार ये कथन दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि असत्य कथन का आपको पहचान करना है। तो असत्य कथन बताना है इसमें। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में बोला है कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो ये कथन सही है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। दूसरा बोला है कि इसका वर्ण विक्षेपण होता है, ये भी कथन सही है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। और तीसरा कथन बोल रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, ये कथन गलत है, इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश का एक माध्यम में दूसरे माध्यम में अगर जाती है तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, ये कथन गलत है। सीधी रेखा में गमन करने के कारण यह प्रतिबिंब पर छाया बनाती है, ये कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। आपको बताना है कि कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एल्यूमिनियम जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। और अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है जैसे कि सोडियम, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकित, मतलब थोड़ा सा चुंबकित होगा, उसे अनुचुंबकीय कहते हैं। और जो पूरी तरह से चुंबकित होगा उसे लौह चुंबकीय कहते हैं। और जो बिल्कुल ही चुंबकित नहीं होगा उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कि पहले बढ़ती है फिर घटती है, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहती है। मुक्त रूप से अगर ये पिंड गिरती है कोई पृथ्वी की तरफ तो इसका कुल ऊर्जा जो होगा ये अपरिवर्तित रहेगा। ये क्वेश्चन जो है 1275 पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो आपको सही कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका डी आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। जो एक्स किरणें होती है वो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में कौन सा कथन सही है, और सही कथन का चयन करना है आपको। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए पहला कथन पढ़ते हैं। पहला कथन बोल रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, तो यह कथन आपका सही है कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। 2 नंबर कथन बोला है कि वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, यह कथन गलत है। भूमध्य रेखा पर अधिकतम नहीं, ध्रुवों पर अधिकतम होती है, इसलिए यह कथन गलती हो जाएगा। 3 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, यह भी कथन गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, इसलिए कथन भी गलत हो जाएगा। 4 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद रहती है, यह कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 4 दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 4 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, यह किसका यौगिक है। जो नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हैं वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो आपको चेक करता है श्वास के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, KMNO4। KMNO4 के माध्यम से आपके नशे में धुत होने की पहचान हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्न में से कथनों पर विचार करना और बताना है। कथन ए का कारण ए दिया है आर। कथन ए में बोल रहा है कि नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, तो ये सही है। ए कथन सही है कि नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, ये कथन सही है। कारण दे रहे कि नमक बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये कथन गलती है। हिमांक को बढ़ा नहीं देता है, हिमांक को घटा देता है। तो इसका मतलब कि ए सही है और आर गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ए सही है और आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन का है, तो इसका अभिप्राय क्या है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं गलत कथन बताना है डाल्टन के परमाणु के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि परमाणु अविनाशी होते हैं, ये कथन सही है डाल्टन के परमाणु के अनुसार। 2 नंबर बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु होता है, ये भी कथन सही है। सी नंबर बोला कि सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, ये कथन गलत है, सभी मायनों में समान नहीं होते, भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार यानी कि बेस के बारे में सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कड़वा होता है, क्षार जो होता है कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको एक तरफ जंतु दिया हुआ है और एक तरफ संघ दिया है, तो इसको मिलान करते हैं। चलिए ए नंबर बोल रहा है एस्कैरिस। एस्कैरिस जो है ये सूत्रकृमि यानी कि निमेटेडा में आएगा एस्कैरिस, ठीक है। और मलेरिया परजीवी जो है, मलेरिया परजीवी आएगा प्रोटोजोआ, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ होता है। और घरेलू मक्खी जो होती है वो ऑर्थोपोडा में आएगी और गाय जो होती है स्तनपायी यानी कि मैमल्स में आएगी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए 3 4 2 1, इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए 3 4 2 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि किस कारण से ईथर की जोड़ी थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। मतलब किस कारण से आपको बताना है कि ईथर की थोड़ी सी मात्रा जो है हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण के कारण। ईथर जो है हाथ पर रखने पर वाष्पीकरण के कारण हमको ठंडक की अनुभूति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर पूर्ण होती है। यानी कि बताना है कि भोजन का पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर जाकर पूर्ण होती है। तो भोजन जो है मुंह से शुरू होकर और छोटी आंत में संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कि मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत से समाप्त होती है पूर्णतः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे हैं खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य यानी कि भोजन का स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। एक जीव से दूसरे जीव के खाद्य जो स्थानांतरण होता है उसी को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि मार्सिलिया, फर्न, हॉर्स्टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह का उदाहरण है। मार्सिलिया जो है, फर्न है और हॉर्स्टेल जो है, यह किस पादप समूह का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइटा का उदाहरण है ये सभी, ठीक है। मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स्टेल ये सभी जो है टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। मतलब जो लार सलाइवा होता है इसका लाभ क्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, यही इसका लाभ नहीं है। यह आरबीसी की वृद्धि लार नहीं करता है, बाकी सभी करता है, मतलब निकलने में मदद करता है, मुख और दांतों को साफ भी रखता है और होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है, सभी ये लार का लाभ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। इसके बारे में बताएं। माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। तो आपका भोजन का ऑक्सीकरण जो है ये नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। डेसिमल से बाइनरी संख्या का परिवर्तन क्या कहलाता है। डेसिमल से बाइनरी संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति का नाम क्या है। आपको बताना यंत्र का नाम क्या है, डेसिमल से जो बाइनरी में बदल दे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनकोडर। एनकोडर जो है दशमलव से बाइनरी पद्धति में परिवर्तन करने वाली युक्ति है एनकोडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। आपको बताना है कि थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, B1 विटामिन का जो नाम है थायमिन, इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और B2 का जो है राइबोफ्लेविन है,
B3 का निकोटामाइनाइड या नियासिन कहा जाता है, और B5 को पेंटोथोनिक अम्ल कहा जाता है, और B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है, और B7 को बायोटीन कहा जाता है, B9 को फॉलिक अम्ल और B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, और विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, और विटामिन ई को टेकोफेरॉल, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये सभी जो है सेट में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि किस विटामिन का नाम, रासायनिक नाम ये है, तो आप लोग को यहाँ से एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में जो है जावा जो वहाँ पर द्वीप है उसी द्वीप पर स्थित है बोरोबुदुर का मंदिर है, ये जो बौद्ध मंदिर है इंडोनेशिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। प्यूनिक युद्ध जो है किसके किसके मध्य लड़ा गया था, तो जो ये प्यूनिक का युद्ध है वो रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। प्यूनिक का युद्ध जो है रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व के मध्य यूरोप में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से मिला है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरनूल गुफा से। कुरनूल गुफा से जो है राख के साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा स्थल किस नदी किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रमुख स्थल हैं उनके किनारे जो नदी है उस सभी को आपको याद करना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहे हैं कि ऋग वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि ऋग वैदिक काल में जो युद्ध हुआ था उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, यही कथन आपका गलत है। बाकी सभी कथन सही है कि जो ऋग वैदिक काल में युद्ध है मवेशियों के लड़े जाते थे, यह कथन सही है, और लड़ाइयाँ जो जमीन के लिए भी होती थी ये भी कथन सही है, और इस काल में युद्ध के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, कोई भी किसी से लड़ जाता था, तो ये कभी तीनों सही है, और ऑप्शन नंबर डी आपका जो है गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहे हैं कि मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो मौर्य प्रशासक में स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया है कि मौर्य शासक जो है आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे, तो ये सही है कि मार्गों और नदियों पर जो है आवागमन के लिए नियंत्रण रखते थे। और स्टेटमेंट बी बोल रहा है कि मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों का शासन किया जाता था, यह भी कथन सही है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे, यह भी कथन आपका सही है, यानी कि सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। विशाखदत्त जो है वो क्या थे, तो विशाखदत्त जो थे नाटककार थे, और वारामिहिर क्या थे, तो वारामिहिर जो थे खगोल वैज्ञानिक थे, और चरक जो थे चिकित्सक थे, और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 2, 3, 1, 4, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था। जो गैरिसन शहर है उसका निर्माण किसके लिए किया जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों की टुकड़ियों का रहने के लिए मजबूत किले बंद शहर था। ये गैरिसन शहर का निर्माण किया जाता था, सैनिकों के टुकड़ियों का रहने के लिए जो मजबूत किला रहता था उसी को गैरिसन शहर कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि औरंगजेब के जो है किस पुत्र ने उनके विरुद्ध युद्ध किया था जिसमें उसे मराठा और दक्कन का सल्तनत का सहयोग मिला था। मतलब आपको बताना है 29 नंबर क्वेश्चन में कि औरंगजेब का कौन सा पुत्र था जो औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था जिसमें औरंगजेब के पुत्र को मराठा और दक्कन की सल्तनत ने उसका साथ दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब का पुत्र था अकबर जिसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहे हैं 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज का नाम क्या था। जो 1922 में गांधी जी को सजा सुनाया था उस जज का नाम क्या था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने 1922 में गांधी जी को सजा सुनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह जो थे खालसा पंथ की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि हरिजन की
अक्षमता के लिए ऊंची जातीय जिम्मेदार है। यह कथन किसने कहा था? हरिजन की अक्षमता के लिए ऊंची जातीय जिम्मेदार है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच.जे. खांडेकर ने कहा था। एच.जे. खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातीय जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहे हैं कि राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन की पहचान करना है कि राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि उन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुसंधान को समर्थन किया था। गलती है, समर्थन नहीं किया था, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और बाकी के 3 कथन जो है सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देख रहा है कि राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छे कहते थे, तो यह कथन सही है। इन्होंने राजा राम मोहन राय ने वेदों और उपनिषदों को बांग्ला में अनुवाद प्रस्तुत किया था, तो यह भी कथन सही है। और राजा राम मोहन राय समाज सुधारक में अग्रणी थे, तो यह भी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से 1920 के नागपुर अधिवेशन किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1920 के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था उसी में इसका जो प्रस्ताव जो है पास किया गया था, और इस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था वीर राघवाचारी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था वो केस से जुड़े नहीं थे? तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े थे, रोशन सिंह भी जुड़े थे, अशफाक उल्ला खान भी जुड़े थे, और भगत सिंह जो थे इस काकोरी षड्यंत्र से नहीं जुड़े थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यह आपका क्वेश्चन जो है बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, बीपीएससी भी पूछ चुका है, 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो देखिए कहाँ पर, तो बलिया में किया गया था, तामलुक में भी किया गया था, सतारा में भी किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सभी सही है। यहाँ पर तीनों जगह जातीय सरकार की, समानांतर सरकार की स्थापना किया था। बलिया में चीतू पांडे ने सरकार की स्थापना किया था, और तामलुक में जातीय सरकार थी, और सतारा में वाई.वी. रेड्डी की चाहत थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहे हैं कि माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन जो योजना है देश के विभाजन संबंधित है। माउंटबेटन योजना देश के विभाजन संबंधित है, और ये माउंटबेटन योजना जो है मार्च 1947 में जो वायसराय बनकर आए थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्हीं के द्वारा ये जो है माउंटबेटन योजना लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये कथन सही है। बी नंबर बोल रहा है लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, तो ये भी कथन सही है। सती प्रथा को उन्मूलन लॉर्ड बेंटिंग, ये भी कथन सही है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लॉर्ड कैनिंग, ये कथन गलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये गलत है। इसमें हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रस्तावना में वर्णित संप्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय क्या है? मतलब प्रस्तावना में जो वर्णित शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो इसका देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है ऐसी व्यवस्था है जहां पर भारतवर्ष किसी भी आंतरिक या बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसी को कहा जाता है पूर्णतः संप्रभुत्व संपन्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है? मौलिक अधिकारों का कौन सा सबसे सटीक वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार जो है ये मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? केंद्रीय बजट से जो है किसका संबंध है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कटौती प्रस्ताव जो है केंद्रीय बजट से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। ठीक है, चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच राज्यसभा सीटों का आवंटन, तो ये कथन सही है। और 2 नंबर स्टेटमेंट में दिया है कि छठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। छठी अनुसूची में
4 स्टेट के बारे में दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके प्रशासन से संबंधित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और जो SC ST का प्रशासन जो दिया है यहाँ पर वो हो जाएगा आपका अनुसूची 5 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर कथन बोला है कि 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों के निर्भरता संबंधित है, तो यह भी आपका कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहे हैं ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन की पहचान करना है ग्राम सभा के संदर्भ में। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, तो यह आपका कथन सही है। और ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, यह भी कथन आपका सही है। और ग्राम सभा के सदस्य बनने की योग्यता वही रखता है जिसका नाम ग्राम सभा के मतदाता सूची में है, यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। एक तरफ राज्य दिया है, एक तरफ राज्यसभा सीटों की संख्या दिया है, तो देखिए आइए मिलान करते हैं। गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 को। गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितने हैं, 11 है। और कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो कर्नाटक में 12 है। और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है 16 है। और उड़ीसा में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 3 1 4। देखिए ऑप्शन किस में है, तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 1 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोला निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है ये आपका प्रधानमंत्री होता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया था 1990 में अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहे हैं कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तब कानून बना सकती है जब ऑप्शन नंबर ए में दिया अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, ऑप्शन बी में दिया संबंधित राज्य की सहमति से, और ऑप्शन नंबर सी में राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू रहने की व्यवस्था में। तो ये आपका तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की शक्तियों के सम्मिलित है। राज्यसभा की शक्ति में कौन सम्मिलित है। सामान्य विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयक में संशोधन करती है, प्रस्तावित करती है, यह भी कथन सही है। संवैधानिक संशोधन को पारित करती है, यह कथन भी आपका सही है। और सी नंबर बोल रहा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, यह भी कथन सही है। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब बताना है आपको किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, तो आपका जो है ये कथन सही है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। और ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है, यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, यह भी कथन आपका सही है। और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो यह कथन आपका गलत है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता है, बल्कि राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। तो इसलिए के चलते आपका कथन जो गलत है ये ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बोला है कि इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, तो यह कथन सही है। बी नंबर बोल रहा है कि आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, यह भी कथन सही है। सी नंबर बोल रहा है कि राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है, यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि विधानसभा में एंग्लो समुदाय के एक सदस्य को नामित किया जाता है, यह कथन आपका गलत है। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियो सदस्य का नामित जो है पहले किया जाता था, लेकिन अब जो है 104वें संविधान संशोधन जो 2019 से पारित हुआ था उसके वजह से जो है इसे समाप्त कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि बिहार के इन जिलों में उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है आपको। तो देखिए बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर से दक्षिण के क्रम में यह है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 कि इटांगी नेशनल पार्क जो है इटांकी नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटांकी नेशनल पार्क जो है नागालैंड राज्य में स्थित है। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में वन नीति में संशोधन कब किया गया था। वन नीति जो 1952 में आई थी उसमें संशोधन जो है किस वर्ष किया गया था, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 1988 में जो है वन नीति में संशोधन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। इसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, इसलिए भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। 10 डिग्री चैनल जो है किसको किसको आपस में पृथक करता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए अंडमान को निकोबार से जो है 10 डिग्री चैनल आपको अलग करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए अंडमान को निकोबार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहे हैं कि पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। पेनगंगा और गोदावरी घाटियों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुड़प्पा समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। पेनगंगा और गोदावरी घाटिया में जो है कुड़प्पा समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। विश्व प्रसिद्ध जो है कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य हिमालय या आंतरिक हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कांगड़ा और कुल्लू है ये किस हिमालय का अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसे ही वृहद हिमालय भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है बताना है। कर्नाटक के मालाबार तट कहा जाता है, तो यह कथन आपका सही हो जाएगा क्योंकि मंगलुरु तक आपका आता है, तो इसलिए कर्नाटक में मंगलुरु है, तो मालाबार तट यहाँ पर सही हो जाएगा। और बी नंबर में बोल रहा है कि महाराष्ट्र कोंकण तट, ये भी सही है, और गुजरात काठियावाड़ तट ये भी सही है। और डी नंबर आपका गलत है कि केरल के तट को कोरोमंडल तट नहीं कहा जाता है, केरल के तट को मालाबार तट और कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है कि भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई कहाँ मिलती है। भारत में जो है लावा पठार जो है इसकी अधिकतम मोटाई कहाँ मिलती है, लावा पठार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लावा पठार जो है महाराष्ट्र में अधिकतम इसकी मोटाई मिलती है। ठीक है, अगर आप लोग को ये जो है इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग को टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहीं पे जो है इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और बिहार दरोगा से जितनी भी जानकारी मिलती है आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहे हैं काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। आपको बताना है काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती और बनास जो नदी है किसकी सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी की ये सभी सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन है, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती और बनास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको बताना है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यह जलप्रपात जो है वाराही नदी पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि भारत की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम बताइए। भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओ ऑक्सीजन जो है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, फेरस है, कैल्शियम है, सोडियम है। ये जो है ये आपका भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाने तत्वों का क्रम है। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर स्थित है। भूमध्य रेखा पर कौन कौन सा देश स्थित है तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 जो है आपका भूमध्य रेखा पर स्थित है, और 3, 4 भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, यानी कि कोलंबिया और केन्या ये आपका भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट लावा के जो है प्रवाह है इसके उद्गार से हुआ है दक्कन ट्रैप का निर्माण, यानी कि काली मिट्टी जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक किस खनिज का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी लौह अयस्क, ऑस्ट्रेलिया में जो है लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बोले कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता जो है अधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है आपका जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, और ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर जैव विविधता जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। ये जो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है ये इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? राजकोषीय नीति जो है किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। राजकोषीय नीति जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। ये जो बुक में है आपका आंसर वित्त आयोग दे रहा होगा, जो कि गलत दिया है, ऑप्शन नंबर बी गलत दिया है, उसमें वित्त आयोग नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहे हैं कि नरसिम्हन कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हन कमेटी का संबंध किस से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग संरचना में सुधार से है। नरसिम्हन कमेटी जो आया था ये बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए आया था और नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था 1991 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहे हैं कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय जो है आपका मुंबई में हो जाएगा और सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ था और इसको संवैधानिक जो दर्जा मिला था वो 30 जनवरी 1992 ईस्वी को मिला था और इसका मुख्यालय जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा और मुख्यालय जो है मुंबई में हो जाएगा। चल, और अभी जो है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष जो है तुहिन कांता पांडे है। ठीक है, और इससे पहले जो थी वो माधवीपुरी बुच थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोला है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना % का वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.8%। जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जारी किया गया था उसमें वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में 3.8% जो है वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक आय पर कितना % टैक्स लग रहा है? तो 24 लाख से अधिक आय पर जो है आपका 30% जो है टैक्स लग रहा है और 12 लाख तक की आय है उस पर टैक्स फ्री है, यानी कि उस पर कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 24 से अधिक होने पर आपका 30% लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहटा में। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट यानी कि शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहटा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि ट्विटर या एक्स की नई CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंडा याकारिनो को। ट्विटर की नई CEO कौन है? तो लिंडा याकारिनो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। आपको बताना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध किससे है? ऑपरेशन कन्विक्शन का जो संबंध है किससे है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध है यौन उत्पीड़न से, धर्म परिवर्तन से, गौ हत्या पर रोक से, एंटीबायोटिक दवा पर कम से नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि भारत और ओमान के बीच जो संयुक्त अभ्यास हुआ है नसीम अल बहर जो हुआ है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, यानी किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। नसीम अल बहर जो है भारत और ओमान के बीच हुआ है और इसका आयोजन जो है गोवा में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कि अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए अशोक हॉल का नाम बदलकर जो है अशोक मंडप कर दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक मंडप। और दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया, दरबार हॉल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्म पुरस्कार 2 महिलाओं को बिहार से 2025 में दिया गया है, जिसमें एक है शारदा सिन्हा जिनको पद्म विभूषण मिला है और एक है निर्मला देवी जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 बोला कि स्वप्निल कुसाल जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है
यह किस राज्य से? स्वप्निल कुशाले का संबंध जो है किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र है। स्वप्निल कुशाले का संबंध जो है महाराष्ट्र राज्य से है और ये जो है राइफल में कांस्य पदक जीते हैं, 50 मीटर राइफल में जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहे हैं कि निजित मोइना किस राज्य की योजना है? निजित मोइना जो योजना है ये किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। निजित मोइना जो है असम राज्य का योजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वधावन बंदरगाह की परियोजना की आधारशिला रखी है। इस परियोजना का संबंध जो है किस राज्य में है? तो वधावन बंदरगाह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहे हैं कि सिपरी द्वारा हाल ही में दुनिया भर के परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में कुल देशों में परमाणु संपन्न बतलाया गया, मतलब कितने देशों को जो है परमाणु संपन्न बतलाया गया है सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 देशों को जो है सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु संपन्न देश बतलाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना के संबंध में आपका कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी दोनों होगा, यानी कि इस योजना में आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, ये भी सही है। और इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने के लक्ष्य रखा गया है। ये दोनों कथन सही है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपका मैथ का है और आपको मैथ को क्वेश्चन को हल करने पर आएगा इसका आंसर 4। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग हल करके देख लीजिएगा, बहुत ही इजी मैथ आता है बिहार दरोगा के प्रीलिम्स में। और मैं जो है मेंस में जो जाकर आपका 4 से 5 मैथ जो है हार्ड हो जाएगा, मतलब कि एडवांस लेवल का पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 बोले कि निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 13 जो है इसमें त्रिभुज है। ठीक है, आप लोग गिन लीजिएगा, इसमें 13 त्रिभुज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कि यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 के अनुपात में है तो वृत्त जो है ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.5:1 के अनुपात में होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है कि एक कार 3 व्यापारियों के द्वारा बेची जाती है जिन पर उन्हें प्रत्येक की 4% की हानि होती है। यदि इसे 13,824 रुपये में खरीदता है तो पहले द्वारा चुकाई गई कीमत क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15,625, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहे हैं कि ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। तो 2 सबसे लंबे व्यक्ति कौन कौन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी और डी जो है 2 सबसे लंबे व्यक्ति हो जाएंगे। ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है कि यदि एक्स वाई और जेड एक काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 4.32/37 दिनों में आपका तीनों मिलकर एक काम को पूरा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। वह पहले 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में और बाद में घड़ी के दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो इसका मुख जो है किस दिशा की ओर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिशा की ओर जो है इसका मुख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 बोले कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? प्रथम ओलंपिक जो खेल हुआ था वो आपका एथेंस यूनान में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो कप का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो देखिए जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा है येन। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए येन। ठीक है, और लीरा जो है इटली की मुद्रा है और पेसो जो है फिलीपींस की मुद्रा है और यूरो जो है स्पेन की मुद्रा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहे हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1952 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952।
और 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, और परमवीर चक्र की शुरुआत हुई थी 1950 ईस्वी में, और महावीर चक्र की भी शुरुआत हुई थी 1950 ईस्वी में, और अशोक चक्र की शुरुआत हुई थी 1952 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा स्पेलिंग जो है रॉन्ग लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, गेटे जो है इसका राइट आंसर का, ये इसका स्पेलिंग जो है गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में मुहावरा पूछ रहा है कि तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सव्यसाची का है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सव्यसाची जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन हो जाएगा। ठीक है, सव्यसाची का पर्यायवाची शब्द होगा अर्जुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 दिया है कि महर्षि का संधि विच्छेद बताइए। महर्षि का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, महाजोड़ ऋषि होगा। ठीक है, महाजोड़ ऋषि हो जाएगा, और इसमें जो है गुण संधि है। ठीक है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 जो है इंग्लिश का हुआ है, इंग्लिश का दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्स गिवन बिलो बाई एडिंग विच वन इज एबिलिटी अ न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, इन। आपको बताना है कि एबिलिटी के पहले जो है कौन सा वर्ड यूज करने से एक नए वर्ड का निर्माण होगा। तो आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, इन यहाँ पर लगाएंगे, इन एबिलिटी आप लिखेंगे तो यहाँ पर नए वर्ड का निर्माण हो जा रहा है। बाकी सभी जो है अन, मल और विथ लिखेंगे तो आपका नए वर्ड का निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, इन सही है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सेट नंबर 3 जो है समाप्त हो चुका है, और आपका स्कोर कितना रहा इस सेट में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।